जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी एमपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आज का हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 11 रहने वाला है। इसके पहले 10 पार्ट्स और हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक बात और कहेंगे, जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप खुद से उनको सॉल्व करिएगा और वीडियो के एंड में बताइए कि आपने आज कितना क्वेश्चन हल किया है, कितने आपके सही निकले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, उस विकल्प को चुनिए जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब कि इसमें इसका संबंध जो है ना, उसी तरीके से इसका भी संबंध है और हमको बताना है कि RICE यानी कि राइस का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले तो इसको देखिएगा, PAG लिखा था हमारे सामने, PAG लिखा था, इसको इन्होंने बना क्या दिया है, NYE बना दिया है इसको इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आपको इसके जो नंबर हैं उनकी संख्या पता है, कि जो लेटर हैं उनकी संख्या पता है कि कितने नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आप बड़ी आसानी से कर जाएंगे। जैसे हमें पता है कि P जो है ना वो 16 नंबर पे आता है, A आता है 1 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे। उसी प्रकार से N 14 नंबर पे आता है, Y आता है 25 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे। ठीक है, अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 14 है, -2 कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, इसमें भी -2 हो गया है। उसके बाद अगर आप देख पाएंगे जो A है ना, A का कोड क्या होता है, A का कोड होता है 1। ठीक है, उसके बाद जो A दूसरी बार आता है वो आता है 27 नंबर पर, यानी कि A का कोड क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में से भी 2 घटा देंगे तो भी क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कुछ नहीं किया गया है, बस जो अपने सामने पहले लेटर्स दिए गए हैं उनमें से केवल 2 को घटाते गए हैं और अपना राइट आंसर निकालते गए हैं। ठीक है, इतना किया गया है। वही सेम लॉजिक इसमें भी लगाया गया है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। हम इसके आंसर की बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या होगा, तो RICE राइस का जब आप देखना चाहेंगे तो R जो है ना 18 पे आता है। इसमें से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 18 में से जब 2 जाएगा बचेगा 16 और 16 नंबर पे आपको पता है कि P आता है। अब आप देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन P से स्टार्ट है, वही हमारा राइट आंसर है। तो आपकी किस्मत यहाँ पे अच्छी थी, आपकी किस्मत ने काम दे दिया कि P से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। राइट आंसर भी आपका P से हो जाएगा, यानी कि PGAC इसका राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी किस्मत अच्छी हो, तो आपको आगे अगर चेक करना है तो कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके सामने ऐसे तरीके से ऑप्शन आए कि केवल एक ही ऑप्शन हो और उसमें यहाँ पे केवल एक मिल गया है, आपको उसी से लगाना है आंसर, आपको आगे चेक नहीं करना है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देख लेते, तो इसमें से भी हम 2 घटाएंगे, इसमें से भी 2 घटाएंगे और इसमें से भी 2 घटाएंगे। ठीक है, I 9 पे आता है, C आता है 3 पे, E आता है 5 पे। 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7। ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3। 3 नंबर पे आएगा C यहाँ पे, 1 नंबर पे आएगा A यहाँ पे, 7 नंबर पे आएगा G, यानी कि PGAC इसका कोड बनेगा, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे 4-5 चीज़ें दी गई हैं आपको, 5 आपको दिए गए हैं। इनमें आपको क्या बताना है, इनमें आपको बताना है कि तार्किक क्रम क्या है, इनका सबसे बड़ा तार्किक क्रम बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें से आपको क्या दिख रहा है, किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर और हेक्टोमीटर। आपको एक चीज़ तो पता होगी कि जो किलोमीटर है इन सभी में सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी कि जो किलोमीटर वाला है वो 5 वाला है, वो सबसे लास्ट में जाएगा इसका कोड। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए, यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें 4 यानी कि डेकामीटर सबसे लास्ट में है, तो इसका मतलब ये है कि डेकामीटर सबसे बड़ा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद ये भी गलत हो गया। अब जो अपने पास 2 ऑप्शन बचे रह गए, एक तो ये और एक ये। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, यहाँ पे जो मिलीमीटर यानी कि जो MM है ना, वो इन सभी में यानी कि हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर और किलोमीटर, इन सभी में सबसे छोटा होता है। यानी कि जो MM है यानी कि दूसरा वाला जो है ना, उससे शुरुआत होगी, तो दूसरे वाले से शुरुआत होगी और 5वें वाले पे एंड होगा। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले से शुरुआत
नहीं हो रही है पहले ऑप्शन में 3 से शुरुआत हो रही है, यानी कि तीसरे वाले यानी कि डेसीमीटर से शुरुआत हो रही है। पहला ऑप्शन गलत कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 बचेगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 लगा लीजिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसके आंसर तो हो गया यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब इसके क्रम की बात कर लें तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमारा मिलीमीटर है यानी कि है वो सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर यानी कि तीसरा वाला हो जाएगा डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद लगाना है आपको डेकामीटर, फिर उसके बाद हेक्टोमीटर, लास्ट में आपका आ जाएगा किलोमीटर। इस तरीके से यहाँ पे ये चलने वाले हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाएंगे तो इसमें आपसे बोला गया है एक खास कोड भाषा में यदि हैमलेट HAMLET को इस तरीके से कोड किया जाता है तो उसी कोड भाषा में बर्गर को कैसे लिखा जाएगा। माना कि यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है HAMLET, हैमलेट लिखा हुआ है, इसको इन्होंने लिखा है MAHTEL। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसमें कुछ नहीं किया है। आप देख पाएंगे यहाँ पे क्रॉस पैटर्न अपनाया गया है। पहले इसको 2 भागों में बांट लिया है, 3-3 के पेयर में इसको 2 भागों में बांट लिया है। फिर इसमें क्या किया है, क्रॉस पैटर्न अपनाया गया है, यानी कि क्रॉस इधर, ये जो अपना M है वो इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, उसी प्रकार से T इधर आ जाएगा और L इधर चला जाएगा। बीच वाली संख्या समान रहेगी, बीच वाले में जो लेटर है वो समान रहेगा, सेम रहेगा। M इधर आ गया तो M से शुरुआत हो गई और H इधर चला गया, उसी प्रकार से T इधर आ गया और L लास्ट में चला गया। अब हमें निकालना बर्गर का है तो BUR, अब इसको 2 भागों में बांटना है तो GER। तो 6 यहाँ पे आपके सामने है तो 2 भागों में बांट लिए 3-3 में। अब यहाँ पे इसको क्रॉस में निकालेंगे तो इस तरीके से क्रॉस होगा, E यहाँ पे सेम रहेगा बीच में, R यहाँ से शुरुआत होगी और G यहाँ पे चला जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी R से शुरुआत होगी, U सेम रहेगा और B का स्थान यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन मिलाइए कि कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे RUB, RGE और G, क्या कह रहे हैं, RUB REG, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले वाले में। आपका पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है पिता, क्या दिया गया है, पिता, उसके बाद दिया गया है आपको शिक्षक। ठीक है, पिता के बाद आपको क्या दिया गया है, शिक्षक, और उसके बाद तीसरा आपको दिया गया है पुरुष। ठीक है, 3 आपको दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वेन आरेख सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, सबसे ज़्यादा सही तरीके से व्यक्त करेगा इसको। देखिए आप यहाँ पे जानते हैं कि जो पिता है वो क्या होता है, एक पुरुष होता है, यानी कि जितने भी पिता होंगे वो किसके अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर आएंगे। तो पुरुष वाला आप लोग इधर बना लीजिए, पुरुष वाला ये हो गया पुरुष, यानी कि जितने भी पुरुष जो है ना, जितने भी पिता हैं वो किसके अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर। यानी कि पिता जो है ना वो हमेशा मेल होते हैं, कोई फीमेल क्या पिता बन सकती है, नहीं बन सकती है। तो आप कहें कि जो पिता है वो किसके अंदर आएगा, पुरुष के अंदर, यानी कि पिता किसके अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर। अब आप कहेंगे सर जो शिक्षक है उसमें से शिक्षक में कैसे लगाएंगे कि शिक्षक, कुछ जो आदमी जो है ना, कुछ आदमी शिक्षक होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि कुछ महिलाएं भी तो शिक्षक होती हैं। उसी प्रकार से कुछ पिता जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो शिक्षक होते हैं, यानी कि इनका संबंध कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ वाला रिलेशन बनेगा इसमें, कुछ वाला, कुछ पुरुष भी शिक्षक हो जाएंगे और कुछ पिता भी शिक्षक हो जाएंगे, यानी कि इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से बनने वाला है। अब ऑप्शन मैच करिए कि कौन सा है। इस वाले में तो ये गलत कर दिया है, इस वाले में भी नहीं होगा और इस वाले में नहीं होगा। ऑप्शन 2 मिलाइएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सत्य माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देख पाएंगे। तो आपसे अगले क्वेश्चन में बोला गया है दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर व्यंजक 1 और व्यंजक 2 का मान क्रमशः मान क्या होगा। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे जो गुणा का चिन्ह है उसको हमें चेंज करना है प्लस में, और जो प्लस का चिन्ह है उसको चेंज करना है गुणा में, यानी कि इन दोनों चिन्हों को आपस में बदलना है और दोनों समीकरण का मान निकालना है कि दोनों समीकरण का मान क्या होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे आपके सामने पहले लिखा है 5, पहला समीकरण देखते हैं हम।
5 लिखा हुआ है, उसके बाद जो गुणा का चिन्ह है उसके स्थान पे लग जाएगा प्लस, और यहाँ पे 12 है, माइनस 15, प्लस के स्थान पे आ जाएगा गुणा, यहाँ पे 20 है, और 20 के भाग में क्या आ जाएगा 25 आएगा। ठीक है, अब आप देख पाएंगे जो 5 का, जिसको जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, उसी प्रकार से 5 से जब इसमें काटा जाएगा तो 5 तिये हो जाएगा 15, और 4 का इससे 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, 4 तिये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो कितना बचेगा 12 और 15, 12 और 5 हो जाएगा 17, और 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 17 में से 12 गया 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो पहला समीकरण है उसका मान कितना आ गया, पहले समीकरण का मान आ गया 5। ठीक है, अब आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि इसमें पहले समीकरण का मान कितना है, 5 है। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, आपको केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल रहा है, तो आप लोग बिना सोचे समझे आप इसको लगा सकते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक है, अगर आप उसको गलत नहीं करेंगे तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल उसको सही किया है, तभी आप लोग लगाइएगा कि यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। आपको दूसरा आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे का मान आपको 107 निकालना है, बिल्कुल नहीं चेक करना है आपको। ठीक है, जब आपके सामने ऑप्शन सभी अलग अलग हैं तब आपको केवल एक ही मैच कर लेना है कि यहाँ पे 5 आ गया किसके, पहले समीकरण का मान। ठीक है, तो बस आपको केवल एक ही चेक करना है, आगे चेक नहीं करना है, टाइम को आपको बचाना है। ठीक है, अब देखिए आपसे अगले क्वेश्चन में बोला गया है, कथन और निष्कर्ष से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम वेन आरेख जो होता है उसके मदद से इसको सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम की मदद से। सबसे पहले कथन में बोला गया है कि कुछ मछलियाँ मेंढक हैं। देखिए मछली का यहाँ पे अलग बनाएंगे, देखिए मछली का यहाँ पे कुछ अलग बनेगा, और इसका कुछ वाला रिलेशन जो होता है वो इस तरीके से बनता है, और बोला गया है कुछ मछलियाँ क्या हैं, मेंढक हैं। ठीक है, अगली स्थिति में कहा गया है, अगले कथन में बोला गया है कि कुछ मेंढक व्हेल हैं, यानी कि मेंढक के कुछ भाग क्या आ जाएगा, व्हेल के अंदर आ जाएगा, या फिर ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था व्हेल। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कुछ वाले में जो होता है वो बहुत सारी स्थितियाँ बन सकती हैं, इसमें हम केवल एक को ही मान के चलते हैं, एक को मान के चलना है यहाँ पे, लेकिन आपको कन्फर्म नहीं मानना है कि ये केवल ऐसा ही बनेगा, ऐसा भी बन सकता है। अब आप आगे पढ़िए कि निष्कर्ष में आपसे क्या कह रहा है। पहले निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ मछलियाँ क्या हैं, व्हेल हैं। कुछ मछलियाँ क्या हैं, व्हेल हैं। देखिए हमने अगर ये वाला चित्र बनाया होता तो यहाँ पे आपको डार्क दिखा रहा हूँ, तो आपका आंसर होता कि कुछ मछलियाँ व्हेल हैं, बिल्कुल सत्य हो जाता। लेकिन हमने ये चित्र बनाया ही नहीं है, ये हमने चित्र बनाया ही नहीं है, और कह रहा है दूसरे वाले में निष्कर्ष में कि कोई मछली व्हेल नहीं है। अगर इस चित्र के अनुसार देखा जाए तो इसमें क्या लगेगा कि कोई मछली व्हेल नहीं है। तो अब हम आंसर कौन सा लगाएं कि हमारा आंसर, अगर हमने ये वाला चित्र बनाया था तो उसके हिसाब से तो पहला वाला सही हो रहा था, और अगर हमने ये वाला चित्र बनाया है तो उसके हिसाब से दूसरा वाला सही हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे जब भी आपके सामने एक ही टाइप का निष्कर्ष हो, एक ही टाइप का निष्कर्ष हो, और उसमें कुछ और कोई का, कुछ और कोई का क्या हो, कुछ और कोई का ये हो, यहाँ पे संबंध हो। यानी कि पहले वाले में आपसे क्या कहा गया है कि कुछ मछलियाँ व्हेल हैं, ठीक है। दूसरे में वाले में आपको कहा कि कोई मछली व्हेल नहीं है, यानी कि मछलियों का संबंध इसमें भी व्हेल से दर्शाया जा रहा है और इसमें भी मछलियों का संबंध व्हेल से दर्शाया जा रहा है। लेकिन इसमें कहा गया, इसमें पॉजिटिव बात हो रही है और इसमें नेगेटिव बात हो रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से आपको करना क्या है, इसमें आपको चूज़ करना है। एक ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा, या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2। जब आपके सामने आएगा यही आंसर आपका होगा, ठीक है। जब आपके सामने कंडीशन आए कुछ और कोई वाली, कुछ और कोई नहीं वाली, ठीक है, कुछ और कोई वाली जब आपके सामने कंडीशन आए तभी आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे अगले क्वेश्चन में बोला गया है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले आपके सामने लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 4, फिर उसके बाद 12 लिख दिया है, 48 लिख दिया है। आपको क्वेश्चन मार्क लगा के बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है। उसी प्रकार से 4 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। 12 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है। अब आप समझ में आ रही होगी आपको एक बात कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो गिनती होती है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि पहले में हमने 2 का किया है, आगे 3 का किया है, आगे 4 का किया है, तो अब हमारी मजबूरी है कि आगे हमें 5 का करना पड़ेगा।
अब जब 5 का करेंगे तो 48 × 5 किया जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 पंजे 40, 5 चौके 20 और 4 24, 240 इसका बनेगा आंसर। अब 240 कौन से ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 में है, आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपसे अगले क्वेश्चन में बोला गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। उस अक्षर समूह को चुनिए जो बाकियों से अलग है। बाकियों से अलग का मतलब यहाँ पे क्या है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 3 जो ऑप्शन ऐसे होंगे कुछ ना कुछ लॉजिक से एक समान होंगे, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें अलग लॉजिक लग रहा होगा और वही हमें खोजना है। अगर आप देख पाएँ यहाँ पे इसमें जो HJI पहला ऑप्शन है उसको यहाँ पे अगर आप उठाएंगे तो H हमारा 8 नंबर पे आता है, J आता है 10 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे। यानी कि 8 से 10 हो गया है, 2 जोड़ा गया है और 10 से 9 हुआ है, 1 घटाया गया है। ये हो गया अपने पहले वाले की बात। अब आप दूसरे में देखेंगे तो C, E और G इसमें ये लिखा है, तो आपको पता है कि C जो है ना 3 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे E आता है, G आता है 7 नंबर पे। तो 3 से 5 हुआ है, 2 जोड़ा गया है, 5 से 7 हुआ है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है। अब आप आगे देख पाएंगे ये वाला तीसरा ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पे लिखा है आपके सामने U, W और Y। अब आपको पता है कि U 21 पे, W आता है 23 पे और Y आता है 25 पे। यानी कि 21 से 23 हुआ है, 2 जोड़ा है, 23 से 25 हुआ है, इसमें भी 2 जोड़ा है। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि आपको अब देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है सबसे अलग, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें भी +2 और इसमें भी +2, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है इसमें +2 करके जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार से जो तीसरा ऑप्शन है उसमें भी +2, उसमें भी +2, यानी कि जो अपना दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये इसमें सेम लॉजिक लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में अलग लॉजिक लगाया गया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो अपना चौथा वाला ऑप्शन है उसमें भी दूसरे, तीसरे और इसके समान लॉजिक लगेगा, लेकिन जो अपना पहला ऑप्शन है उसमें अलग लॉजिक लग रहा है। इसमें अलग लॉजिक कुछ इस तरीके से कि +2 -1। तो अपना जो अलग आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका अलग आंसर होगा। ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि जैसे आपने उठाया QSU तो Q 17 पे आता है, S 19 पे, U 21 पे। आप देख पाएंगे कि +2 इसमें भी हो रहा है और +2 इसमें भी हो रहा है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सबसे अलग कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो अपना 1 वाला है सबसे अलग, यानी कि HJI यहाँ पे सबसे अलग है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला आपके सामने कुछ इस तरीके से दी गई है, थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आपके सामने अच्छे से समझ में आए। श्रृंखला कुछ इस तरीके से दी गई है, पहले आपको दिया गया है CC, उसके बाद आपको D दिया गया है, ब्लैंक छोड़ा गया है। इस तरीके से एक सीरीज चलाई आ रही है। अब आपको देखना ये है कि सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 बार C था, यहाँ पे 4 बार C हो गया है, यहाँ पर 4 बार C हो गया है। तो पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं आपके सामने। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सब में PP भरा गया है। क्या भरा गया है? PP भरा गया है। तो अगर हम बताएं कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है उसमें हम P भर के चेक करें तो अब आप देख पाएंगे CC, उसके बाद D और उसके बाद P, यानी कि C को इसमें 2 बार बना दिया गया है, C को इसमें 2 बार बना दिया गया है, D 1 बार है, P 1 बार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अब यहाँ पे देखना है, दूसरे में देख पाएंगे CC लिखा है आपके सामने, CC लिखा है। अगर हम यहाँ पे C कर दें, यानी कि यहाँ पे C हो गया तो कितने बार C हो गया? 3 बार C हो गया। अब यहाँ पे डबल बार P है तो इसमें डबल बार D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब सिंगल P था तो सिंगल D था। अब जब डबल बार P हो गया है तो डबल बार D होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब पहले वाली जो स्टेप है उसमें 2 बार C आ रहा है, दूसरी वाली स्टेप में 3 बार C आ रहा है, तीसरी वाली जो स्टेप है उसमें 4 बार C आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आप देख पाएंगे पहली वाली स्टेप में D 1 बार था और P भी 1 बार था। दूसरी वाली स्टेप में आपने देखा कि D जो है ना हमारा 2 बार आ गया और P भी 2 बार आ गया। तीसरी वाली स्टेप में D 3 बार आ गया तो P है ना वो भी 3 बार आएगा। इस तरीके से इसका कोड बनेगा। अब देखिए हमने भरा क्या क्या है, तो भरने की बात आती है तो पहले वाले में हमने भरा है P, दूसरे भरा है हमने C,
उसके बाद क्या भरा है हमने, उसके बाद हमने भरा है डी। अब आप देख पाएँ कि डबल पी, ये चीज़ें हमने भरी हैं। अब आप ऑप्शन मैच करिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको कि पी सी डी डबल पी, पी सी डी डबल पी यहाँ पे जो दिख रहा है वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, तब आपको करना क्या है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन मिलाइएगा इसके, और फिर अच्छे से एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एक कूट प्रणाली में यहाँ पे बोला गया है 28373 को कुछ इस तरीके से कोड किया गया है, क्या लिखा गया है 4166146। अब आपसे पूछा गया है कि 19351 का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे आप जो है ना 28373 है, इसको यहाँ पे इस तरीके से कोड किया गया है। इसमें कुछ नहीं किया है इन्होंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है एक एक संख्या का अलग अलग, एक एक जो अंक है उसका अलग अलग किया गया है मल्टीप्लाई। कैसे किया गया, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है, और उसके बाद 3 है। इस तरीके से अलग अलग इनका किया गया है। जैसे यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, इसमें जब 2 से किया जाएगा तो 14 आएगा, इसमें जब 2 से करेंगे तो इसमें कितना आएगा 6 आएगा, इसमें जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए 8 दूनी 16, और इसमें जब किया जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बिल्कुल सेम लिखा हुआ है कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि 416, 614 और फिर लास्ट में लिखा है 6। मतलब कुछ नहीं किया है, जो अपने अंक हैं, संख्या दी गई है, उसके एक एक अंकों को अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे इसमें लिखा है 19351। इन सभी को आप लोग अलग अलग करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6, 9 × 2 तो 18, उसके बाद जो है ना यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन मैच करिए कि कौन सा है, 218, 610 और लास्ट में 2। 218, 610 लास्ट में 2 तो केवल एक ही ऑप्शन में है, लास्ट में 2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि इसका बिल्कुल सत्य आंसर माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आप अगले क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो इसमें आपसे बोला गया है कि जो समान, जो आपके सामने एक चिन्ह दिया गया है समान अनुपात का, उसके बाएं तरफ के जो शब्द हैं उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक है। अब वही लॉजिक को पहचानना है और उसी लॉजिक के आधार पर आपको ये बताना है जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा। जैसे आप देख पाएंगे कि शुतुरमुर्ग जो होता है वो क्या होता है, एक पक्षी होता है। शुतुरमुर्ग क्या होता है, एक पक्षी होता है। उसी प्रकार से कुर्सी क्या होती है, कुर्सी एक फर्नीचर होती है। क्या होती है, फर्नीचर होती है। लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की क्या होती है, बनी होती है, लेकिन होती क्या है, वो फर्नीचर होती है। ठीक है, आपका आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 फर्नीचर, इसका बिल्कुल सत्य माना जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपसे अगले क्वेश्चन में बोला गया है, एक ट्यूशन क्लास में 7 छात्रों पंछी, काजी, रिकी, श्वेता, टिया, उर्सा और विनय द्वारा प्राप्त अंकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब जहाँ पे जो 7 छात्र हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो नंबर आए हुए हैं परीक्षा में, टेस्ट में, उनके जो नंबर हैं उनका रैंक के आधार पर उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंक्षी जो नाम का एक व्यक्ति है कक्षा में दूसरे स्थान पर आई है। तो देखिए यहाँ पे हमें कितने व्यक्ति दिए गए हैं, 7 व्यक्ति दिए गए हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर रैंक के हिसाब से, तो पहली रैंक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं नीचे। ठीक है, इस तरीके से रैंक के हिसाब से बांट देते हैं। अब कह रहा है कि पंछी जो है ना वो दूसरे स्थान पर आई है, यानी कि पंछी नाम की व्यक्ति को क्या दिया गया है, सेकंड स्थान दिया गया है, तो पंछी यहाँ पे आती है। ठीक है, अब अगले स्टेप पढ़ते हैं। अगली स्टेप में बोला गया है कि विनय द्वारा प्राप्त किए गए अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक हैं। मतलब अगर जो सबसे नीचे आएगा उससे ही अधिक हैं, क्योंकि केवल एक व्यक्ति से अधिक हैं, तो विनय के द्वारा प्राप्त किए गए अंक किससे अधिक हैं अभी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि एक व्यक्ति से अधिक हैं, तो मतलब विनय की जो रैंक है वो आएगी 6वीं और लास्ट जो रैंक है वो 7वीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप लोग, तो आगे बोला गया है
कि श्वेता के अंक टिया के अंकों से अधिक थे। श्वेता के अंक टिया के अंकों से अधिक थे लेकिन पंछी के अंकों से कम थे। चलिए इसको छोड़ते हैं थोड़ा आगे। अगले स्टेप में कह रहे हैं कि तीन छात्रों ने टिया से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 3 छात्रों ने ही टिया से कम अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि अगर 3 छात्र ऊपर हैं उसके तो 3 छात्र ही नीचे होंगे, तो बीच में यहाँ पे चौथे नंबर पर कौन आएगी? टिया जो है ना वो चौथे नंबर पर आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली स्टेप जो छोड़ के आए थे हम, इसमें बोला गया था कि श्वेता के अंक टिया के अंकों से ज़्यादा हैं लेकिन पंछी के अंकों से कम है। यानी कि जो तीसरे स्थान पर हैं वो कौन है? श्वेता हैं। तभी तो टिया के अंकों से ज़्यादा और पंछी के अंकों से कम आएंगे इनके। ठीक है। अब आपके पास कितनी रैंक बढ़ गई? 1 2 3 और 4 रैंक बढ़ चुकी हैं। अब आपसे अगले स्टेप में कहा गया है कि ना तो रिकी और ना ही काजी सबसे कम अंक प्राप्त किए। यानी कि ना तो रिकी और ना ही काजी ने 7वीं रैंक प्राप्त की है। 7वीं रैंक का मतलब सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। तो रिकी को हटा दो यहाँ पे और काजी को हटा दो। आपके सामने ये यहाँ पे पहले से कौन कौन भर चुका है? पहले से भर चुके हैं यहाँ पे टिया भर चुकी हैं, श्वेता भर चुकी हैं और पंछी भर चुकी हैं। केवल एक ही नाम बचा है और विनय भी भर चुके हैं। तो एक नाम बचा है उरुसा। उरुसा की रैंक आएगी 7वीं। ठीक है। उरुसा यहाँ पे नीचे आएंगी, क्या नाम? उरुसा यू बना देते हैं हम। ठीक है। उरुसा जो है ना उनकी रैंक आएगी 7वीं। अब आगे अगली स्टेप में आपसे बोला गया कि यह देखते हुए कि किसी भी 2 छात्रों के अंक समान नहीं हैं तो किसके अंक सबसे कम थे। अब देखिए आपके सामने सबसे पहले तो यहाँ पे 2 रैंकें खाली हैं कि पहले नंबर पर कौन है और 5वें नंबर पर कौन है। तो हमारे सामने 2 नाम भी बचे हुए हैं, रिकी और क्या बचा हुआ है? 2 नाम बचे हुए हैं, रिकी और काजी। तो इन दोनों में से कोई भी अभी हम मतलब इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। रिकी और काजी में से कोई भी क्या है? पहला आ सकता है या फिर 5वां आ सकता है। ठीक है। तो रिकी और काजी में से कोई भी पहला और 5वां आ सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अंक सबसे कम है, यानी कि 7वीं रैंक किसकी है? 7वीं रैंक है उरुसा की, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। उरुसा की जो रैंक है वो 7वीं है। अब ऑप्शन मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वही आपका बिल्कुल सत्य माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के ट्रेंड के हिसाब से, मतलब आजकल एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक संबंध है। ठीक है। कोई ना कोई लॉजिक है, वही सेम लॉजिक इसमें भी लगाया गया है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस लॉजिक को पहचान करके ये ऑप्शन मैच करना है कि कौन से ऑप्शन में वही सेम लॉजिक लगाया गया है। तो अगर आप पहले वाले को उठाएंगे तो इसमें आपसे बोला गया है 25, 49 और 81। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है कि 5 का जो स्क्वायर है वो होता है 25, उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर 49 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। यानी कि जो पहली संख्या उसमें 2 जोड़ा गया है, दूसरी संख्या में भी 2 जोड़ा गया है। डिफरेंस निकाल करके इसका निकाल लेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या में 2 जोड़ के बढ़ाते जा रहे हैं, आगे निकालते जा रहे हैं और इसका स्क्वायर करते जा रहे हैं। ठीक है। 169 जो है ना, 169 होता है 13 का। 225 जो है ना वो किसका होता है? 15 का। 289 किसका होता है? 17 का होता है। मतलब यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2। समझ गए होगे आप सब। अब आपको ऑप्शन मैच करना है जैसे, तो ऑप्शन अगर पहले आप ये वाला उठाएंगे तो आप देख पाएंगे 121 तो होता है 11 का, 169 किसका होता है? 13 का, और यहाँ पे 289 लिखा है वो होता है 17 का। अब आप यहाँ पे देख पाएँ कि यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया है 4, जबकि हमें जोड़ना था 2, तो ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा आप ऑप्शन उठाएंगे तो इसमें आपसे बोला गया है 289, और 289 का मतलब 17, 361 का मतलब 19 और 441 यानी कि 21 का स्क्वायर। अब देख पाएंगे आप लोग यहाँ पे 2 जोड़ा गया है और यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही है। आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2। आपको आगे चेक नहीं करना है, हमारे लॉजिक को फॉलो कर गया है ये, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का। देखिए अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन चैप्टर से, और इसमें आपसे बोला गया है रिया ने एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। रिया नाम की कोई लड़की है,
वो एक आदमी की ओर, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, यानी कि जो रिया है उसकी जो माँ है, उसकी माँ है, उसका कोई बेटा है, वो भी इकलौता बेटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो जो बेटा है वो रिया का भाई लगेगा, रिया का भाई लगेगा। और कह रहा है कि बेटे के पिता हैं, यानी कि जो बेटे का पिता है वो रिया का भी पिता होगा। ठीक है, बेटे के कौन है, पिता हैं, और पिता कौन है, वो तस्वीर वाला आदमी, यानी कि जो रिया थी ना, उसने जो तस्वीर दिखाई थी उसमें जो व्यक्ति बना है वो क्या है, रिया की माँ के इकलौते बेटे का पिता। इसका मतलब क्या है, वो रिया का भी पिता है। रिया उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, तो रिया जो है ना उस आदमी की बेटी है। लेकिन अगर वहीं घुमा के पूछता क्वेश्चन में कि वह आदमी रिया से किस प्रकार से संबंधित है, तब आपका आंसर पिता होता। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है बेटी, क्योंकि रिया का संबंध पूछा गया है उस आदमी से कि रिया उस आदमी की कौन लगती है, तो रिया लगती है उस आदमी की बेटी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सत्य माना जाएगा इसका। चलिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं और इसमें आपसे बोला गया है, वही सेम लॉजिक इसमें लगाया गया है। मतलब ये लॉजिक यहाँ पे आपको ढूंढना है कि क्या क्या लॉजिक इसमें लगाए रहे हैं, और 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। अगर आप देख पाएँ कि यहाँ पे पहला आप उठाएंगे तो 11, उसके बाद 121, उसके बाद 1331, तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप देख पाएँ कि यहाँ पे जो पहली संख्या है उसका यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, और तीसरी संख्या जो है ना उसका क्यूब किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 169 और 2197। अब आपको मैंने बताया था कि आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए। तो 13 का स्क्वायर जो है ना वो 169 है, और 13 का क्यूब जो है ना वो 2197 है। कितना है, 2197 किसका है, 13 का क्यूब है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यानी कि जो पहली संख्या है अपनी, अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो स्क्वायर कर देंगे, और तीसरी संख्या निकालनी है तो क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन मिलाइए। जैसे पहले ऑप्शन में देखा आपने कि 5 जो है ना उसका स्क्वायर तो 25 होता है, लेकिन 5 का क्यूब करना पड़ेगा तीसरी संख्या निकालने के लिए, 125 होता है 5 का क्यूब। इन्होंने लिखा है 625, तो ये तो गलत कर गए। अगले में बोल रहा है यहाँ पे कि 729। देखिए 9 का स्क्वायर करना था, यहाँ पे 9 का स्क्वायर यहाँ पे करना था और 9 का क्यूब यहाँ पे करना था। इन्होंने उल्टा कर दिया है, 9 का क्यूब पहले कर दिया है, स्क्वायर बाद में किया। ये भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन अपने वैसे ही गलत हो गए। तीसरा आप देख पाएंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो 36 है, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। इन्होंने लिखा कितना है, 324। ये भी गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है, और 7 का जो अपना क्यूब होता है वो कितना है, 343 है। आई होप कि समझ गए होंगे इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। अब चलिए देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं, अधिकतम त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आकृति बताता हूँ, और उस आकृति में आपको जब त्रिभुज पूछे जाएँ तो कितने हो सकते हैं उसमें। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से कोई भी अगर दिया जाता है, इस तरीके से इसमें लाइन ड्रॉ की जाती है, तो उसमें आपको त्रिभुज अगर पूछे जाएँ कि इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसमें आपको गिनती लिख लेनी है, 1 2 3 4, यानी कि इसको जितने भी भाग हो रहे हैं इसमें, उनमें आपको गिनती लिख लेनी है। गिनती लिखने के बाद यहाँ पे आपको कितने भाग हो गए, यहाँ पे टोटल 4 भाग हो गए हैं। अब 4 से इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें जो टोटल त्रिभुज निकालने के लिए 4 से इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपके लिए हो गई बेसिक बात। अब बेसिक बात यहाँ पे लगेगी, इस वजह से मैंने आपको बेसिक बात बताई थी। तो अब आप देख पाएंगे इस आकृति को गौर से, तो आप देख पाएँ कि यहाँ पे वही आकृति, यानी कि ये वाली आकृति ली गई है, और इसको 2 बार यूज़ किया गया है। इसको कितने बार यूज़ किया गया है, 2 बार यूज़ किया गया है, यानी कि इस वाली आकृति को यहाँ पर और इस वाली आकृति को यहाँ पर। तो एक आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8 हैं, और इसमें भी 8 हैं, तो कितने माने जाएंगे, तो 8 और 8 हो जाएंगे 16 त्रिभुज। ठीक है, 16 त्रिभुज तो नॉर्मली इसमें हो गए, लेकिन अभी हमने इन दोनों आकृतियों को आपस में जोड़ा नहीं है, अलग अलग हैं दोनों आकृतियाँ। अब जब दोनों आकृतियाँ अलग अलग हैं, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको
दो नए त्रिभुज और नज़र आएंगे। तो एक तो आपके सामने एक ये त्रिभुज दिख रहा होगा और उसी प्रकार से आपको एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा। कौन सा? ये वाला। तो दो त्रिभुज और जोड़ दो। पहले हमारे सामने 16 त्रिभुज थे, उसमें अगर हमने दो और जोड़ दिए कितने हो गए? 18। ठीक है, 16 और 2 18 त्रिभुज। अब हमारे सामने इतनी जो आकृति थी, इतनी आकृति, उसमें हमने त्रिभुजों की संख्या निकालनी कि इसमें टोटल त्रिभुज 18 हो गए। ठीक है, अब एक बेसिक आकृति और रहती है, जैसे आपके सामने एक त्रिभुज है। ठीक है, उसमें से अगर बीच में से लाइन ड्रॉ की जाती है, बीच में से लाइन ड्रॉ की जाती है, तो इसमें अगर आपसे टोटल त्रिभुज पूछे जाएँ तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिख देना, यहाँ पे 2, यानी कि जितने भी भागों में बांटा जाए उनको लिख देना है और जो गिनती लिखी है उनको आपस में जोड़ देना है। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 1 और 2 कितनी? 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए थे? इस वाली आकृति में हम टोटल निकाल चुके थे 18। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम आपके सामने एक आकृति दिख रही है कि हमने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, उसको बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसमें 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो अब आपको सामने समझ में आया कि यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24 हो गया। तो 24 त्रिभुज तो हमारे सामने बेसिक हो गए, यानी कि 24 त्रिभुज हम निकाल चुके हैं। लेकिन हमारा आंसर 24 नहीं है, कुछ लोगों के इतने ही निकलेंगे और वो इसका आंसर 24 लगा करके आ जाएंगे, लेकिन 24 इसका गलत आंसर माना जाएगा, क्योंकि 24 के बाद भी इसमें त्रिभुज नज़र आएंगे। क्योंकि अभी हमने केवल देखिए यहाँ पे इस वाली आकृति को अलग से निकाला है और जो त्रिभुज वाली आकृतियाँ हैं उनको अलग से निकाला है। अगर इनको मिलाएंगे जब हम, तो इनको मिलाने पर 4 नए त्रिभुज बनेंगे। कैसे कैसे? देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे इनको मिलाया तो इस प्रकार से एक नया त्रिभुज ये बना। ठीक है, उसी प्रकार से एक नया त्रिभुज नीचे वाला बना, तो यहाँ पे एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 2 इधर हो गए और अब आप देख पाएँ कि ये एक ये बन गया है और एक ये बन गया है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 त्रिभुज और हो गए। तो पहले 24 थे, अब उसमें 4 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 28 हो गए। तो आपका सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 28, ना कि 24। ठीक है, आपका जो आंसर है वो 28 हो जाएगा। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या टोटल 28 निकल के आने वाली है आपके सामने। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और उनको खुद से सॉल्व किया होगा। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम इतना है कि आप इस वीडियो के एंड में बताइए कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। उसके बाद वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।